ये आप नज़ारा देख रहे हो असम घाटी का। एक तेल की कुएं में आग लगी है और इससे उठने वाली लपटें आपको दिखाई दे रही हैं। ये आग कितनी भयानक हो सकती है, कितना डरावना दृश्य है। अगर ऐसे ही आग लगी रही तो कितने सारे जंगल, कितनी सारी वनस्पतियाँ, हमारी जैव विविधता को कितना नुकसान हो सकता है, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसलिए गवर्नमेंट ऐसी जगहों पे इजाज़त नहीं देती है किसी भी प्रकार के उद्योग लगाने का, ताकि ऐसा खतरा वहाँ पे ना हो। इस खतरे ने इस मानव सभ्यता को और वन्य जीवों को खतरे में डाल दिया है। लगातार उठता हुआ धुआं ये बता रहा है कि कितनी भयानक आग है और ये कैसे बुझाई जा सकती है, कितने दिन लगेंगे, अभी इसमें कुछ नहीं बताया जा सकता। गैस रिसाव की वजह से लगातार गैस रिसाव हो रहा था। देखो आपको दिख रहा होगा पानी के अंदर भी आग लग रही है। अब ये आग को कैसे बुझाया जा सकता है? गैस रिसाव लगातार चल रहा था और इस रिसाव की वजह से कई दिनों के बाद अब यहाँ पे आग लग चुकी है, जो ऑयल इंडिया लिमिटेड और सरकार के द्वारा अब इसको बुझा पाना, इसको नियंत्रित कर पाना थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी प्रयास जारी। जैसा कि ये अभी आपने देखा है आगजनी जो दिखाई दे रही है, ये खतरनाक मोमेंट है भारत के लिए। और इसने भारत के जो असम राज्य है इसके अंदर इतना ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया और वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाया है कि सरकार को ये सोचना चाहिए कि ऐसी जगहों पर क्यों हमें इतनी खतरनाक रिफाइनरी यहाँ पे लगानी चाहिए। आज भारत के अंदर वन्य जीव संपदा है, जैविक संपदा है, या फिर अगर बात करें जैव विविधता भारत की लगातार हम बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कारनामे होते रहे तो हमारी सारी की सारी जैव विविधता समाप्त हो जाएगी। ये जो आपको असम का मैप दिखाई दे रहा है, इसमें नीले कलर से जो आपको असम के अंदर आपको एक नदी दिखाई दे रही है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, जो भारत से होकर गुजरने वाली सबसे लंबी नदी है। इस असम में देखो एक साइड में म्यांमार है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है, भूटान की सीमा लगती है। असम भारत का ऐसा राज्य है जिसके 7 राज्यों की सीमा लगती है। देखो भारत में आपने पढ़ा होगा, भारत में सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ में सीमा बनाने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद में अगर सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमा लगती है तो वो असम के साथ में लगती है 7 राज्यों की। इसमें आपको ऊपर ही ऊपर दिखाई दे रहा है जहाँ से नदी प्रवेश कर रही है, डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क। इस डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क के पास में आपको छोटा सा दिखाई दे रहा है तिनसुकिया जिला। इस तिनसुकिया जिले के अंदर ये आगजनी हुई है तेल के कुओं के अंदर। इसके पास में रिफाइनरी है डिगबोई, जो असम भारत के अंदर जो पहली रिफाइनरी यहाँ पे लगाई गई थी। इसके बाद में और देखें तो यहाँ पे पूरा पूरा ये जैव विविधता का क्षेत्र है और इस सारे क्षेत्र की जैव विविधता धीरे धीरे समाप्त हो गई है। अब इस जैव विविधता को कैसे डेवलप किया जाए दोबारा से, कौन इसका जिम्मेदार होगा, इन वन्य जीवों का जिम्मेदार कौन होगा, यहाँ पे रहने वाली जनजातियों का जिम्मेदार कौन होगा, इसके लिए कैसे मुआवजा आएगा, कौन मुआवजा देगा, या फिर ये पर्यावरण के लिए कितना खतरनाक है और इससे कहाँ तक और पर्यावरण को कितना नुकसान पहुँचा है, इस सारी चीज़ों को अपन डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा ये और जान लेते हैं कि यहाँ पे असम के अंदर 2-3 नेशनल पार्क और हैं, साथ में उनकी भी बात कर लेते हैं। एक तो जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत फेमस है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये भी इस नदी के पास में स्थित है। एक आपका लिखोवा जो है वन्य जीव अभयारण्य है, ये इम्पोर्टेंट है। एक आपका औरंग नेशनल पार्क है, ये भी इम्पोर्टेंट है असम के अंदर। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मानस वन्य जीव अभयारण्य है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे करके कई सारे वन्य जीव अभयारण्य हैं। असम अगर पूरा देखें तो जैव विविधता वाला क्षेत्र है और इस जैव विविधता के अंदर इतनी ऊंचाई के ऊपर इतनी सारी खतरनाक रिफाइनरी लगाना या फिर ऐसे प्रोजेक्ट लगाना, ये मानव के लिए तो खतरा है ही, हमारी जैव विविधता के लिए भी खतरा है। गवर्नमेंट क्यों ऐसी जगहों पे ये डेवलपमेंट करती है, इतना पर्यावरण प्रदूषण की संभावना है फिर भी गवर्नमेंट ऐसा करती है यहाँ पे। तो इसको और आगे समझते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे घटनाक्रम घटाए, कौन सी तारीख से स्टार्ट हुआ, आखिर इससे क्या नुकसान हुआ है, और नुकसान होगा तो इस नुकसान की जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन इसका भरपाई करेगा, कौन इसके मुआवजा देगा, कितने सारे क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है और आखिर नुकसान पहुंचा है तो किस वजह से ये नुकसान हुआ, इन सारी चीज़ों की अभी अपन चर्चा करेंगे। अब कुछ इम्पोर्टेंट बिंदुओं की बात कर लेते हैं। असम के तिनसुकिया जिले में ऑयल इंडिया लिमिटेड के बागजन प्राकृतिक गैस कुएं से अचानक धुआं उठने लगा और यह सक्रिय हो गया और 13 दिनों बाद 9 जून को इससे आग की लपटें उठने लग गई।
यह कुआं डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान के बेहद निकट है। हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, 9 जून 2020 आपको डेट याद रखनी है। इसके अलावा डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क याद रखना, जो कहाँ पे है, असम के अंदर है। उसके बाद में बात करें तो भारत के सबसे प्रसिद्ध मटूरिन आर्द्रभूमि क्षेत्र से सटा हुआ है। तो यहाँ पे एक वेटलैंड एरिया भी है भारत का, जिसका नाम है मटूरिन आर्द्रभूमि। यही हमारी परीक्षाओं के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट सवाल बन जाते हैं कि मटूरिन आर्द्रभूमि क्षेत्र कहाँ पे है। तो आपको याद रखना है ये असम में है और इसी सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान के पास में है। साथ ही यह कुछ दुर्लभ पक्षियों का निवास स्थान भी है, मटूरिन जो आर्द्रभूमि है वो। इस घटना ने जैव विविधता एवं वन्य जीवन को व्यापक नुकसान पहुंचाया है। अब आग की लपटें भविष्य में विनाश का कारण बन सकती है। 9 जून से लगी जो ये आग है, अभी तक इस पे काबू नहीं पाया गया है। आगे कितना नुकसान होगा और अभी तक कितना नुकसान हो चुका है, तो भविष्य में ये विनाश का कारण जरूर बन सकती हैं। और जैव विविधता आपको पता ही है, लगातार इससे खतरा बना हुआ है और ऐसे ही लगातार ये आग पे काबू नहीं पाया गया तो एक दिन हो सकता है असम जो क्षेत्र है, असम का जो पूर्वी इलाके वाला क्षेत्र है, ये हो सकता है कि सारा का सारा यहाँ की जो भी पेड़ पौधे वन्य जीव हैं वो सारे समाप्त हो सकते हैं। अब कुछ जुड़वा दुर्घटनाएं देख लेते हैं। ये दुर्घटनाएं पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खतरनाक श्रेणी के उद्योगों को अनुमति प्रदान करने की गलती को दर्शाते हैं। यानी ऐसे क्षेत्रों में खतरनाक जो उद्योग हैं उनको नहीं लगाना चाहिए और ये गलती हुई है हमसे, इस बात को ये दर्शाते हैं। ऐसी घटनाएं देखने के बाद में लगता है कि ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम कर देते हैं। मई महीने में OIL और DSNP में अतिरिक्त ड्रिलिंग के लिए मंजूरी मिली। इस आदेश की अब समीक्षा होनी चाहिए। साथ ही यह आकलन करना भी अनिवार्य है कि किस प्रणाली की विफलता के कारण यह दुर्घटना घटी और इसका ज़रूरी है ये आगे भविष्य के अंदर, वरना ऐसी दुर्घटनाएं होती रही तो एक दिन हमारा सब कुछ जो जैव विविधता वो समाप्त हो सकती है। इस प्रकार पर्यावरण तथा आजीविका को नुकसान पहुँचा है। इसके बाद मुआवजे पर प्रश्न उठता है कि मुआवजा कौन देगा। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड को मुआवजे के लिए पूर्ण देयता सिद्धांत के तहत उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। देखो, पूर्ण देयता सिद्धांत ये एक ऐसा प्रिंसिपल है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल, यानी जो कंपनी यहाँ पे कार्य कर रही थी और जिस कंपनी के द्वारा नुकसान हुआ है और जितना नुकसान हुआ है वो संपूर्ण, 1 रुपया भी अलग से नहीं आएगा, वो संपूर्ण जो है मुआवजा वो कौन देगी, वही कंपनी भरेगी जिस कंपनी ने यहाँ पे नुकसान पहुँचाया है। तो ये जो मुआवजा ये कौन देगी, ऑयल इंडिया लिमिटेड को ये मुआवजा वहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि पूर्ण देयता सिद्धांत क्या है। इसका मतलब है कि संपूर्ण आपको मुआवजा और आपको उस कंपनी को ही देना होगा जिस कंपनी ने यहाँ पे नुकसान पहुँचाया है, क्योंकि पर्यावरण को भी नुकसान हुआ है, वन्य जीवों को भी नुकसान हुआ है, यहाँ के रहने वाली जनजातियों को भी नुकसान हुआ है। आखिर इनकी जिम्मेदारी कौन ले, तो वो कंपनी, और पूरा का पूरा कर्जा वही कंपनी वहाँ पे वहन करेगी। लेकिन भारत में मुआवजे व राहत प्रक्रिया जटिल है। जैसा कि विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी की द मैनेजमेंट ऑफ एनवायरमेंटल रिलीफ फंड नामक एक रिपोर्ट से पता चलता है। यह रिपोर्ट लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 के तहत शामिल किए गए उद्योगों द्वारा प्रदान किए गए निधि की प्रभावशीलता और पर्यावरण क्षति के लिए पीड़ितों को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा प्रदान किए गए मुआवजे का आकलन करती है। यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो भी मुआवजा प्रदान करता है उसका आकलन करने का जो काम करती है। ये रिपोर्ट में सब कुछ बताया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है कि दायित्व बीमा अधिनियम 1991, ये जो पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट है, ये कब आया था, 1991 के अंदर आया था। तो ये बातें आपको याद रखनी है। लेकिन इस निधि में 3 समस्याएं निहित हैं। पहली, NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दी गई राशि को पहले इसका श्रेय नहीं दिया जा रहा है। दूसरा है, मुआवजे से संबंधित मामलों की भारी संख्या सुप्रीम कोर्ट में विलंबित है। बहुत सारे मामले हैं जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। तीसरा है, NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या सरकार द्वारा मुआवजा प्रक्रिया की कार्यान्वयन पर कोई नज़र नहीं रखी जाती है। इन कमियों का समाधान किया जाना चाहिए, अन्यथा दोषी पक्ष को कानूनी प्रक्रिया का कोई भय नहीं होगा, और भय नहीं होगा तो वो मनमर्जी करेगा, और मनमर्जी करेगा तो वो पर्यावरण को कितना भी नुकसान पहुंचा सकता है। और पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, इस सिद्धांत का अर्थ यह है कि प्रदूषणकर्ता को ही उसकी कीमत वहन करनी चाहिए। यानी जो प्रदूषण फैलाएगा, जो कंपनी प्रदूषण फैलाएगी, जो व्यक्ति प्रदूषण फैलाएगा, उसी को उसका सारा का सारा
वहन यानी खर्चा वहन करना चाहिए। कहीं पीड़ित पक्ष भविष्य में भी ऐसी दुर्घटनाओं का खामियाजा भुगतते रहेंगे। यानी अगर ऐसा नहीं हुआ तो भविष्य के अंदर जो पीड़ित पक्ष है वो सदा ऐसे ही खामियाजा भुगतते रहेंगे, उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी। इसलिए गवर्नमेंट को ये अनिवार्य कर देना चाहिए कि प्रदूषणकर्ता को ही उसकी कीमत वहन करनी चाहिए। ऐसे नियम भी बने हुए हैं, लेकिन कहीं न कहीं उन नियमों के अंदर खामियां हैं, तो हमें ऐसा समाधान ढूंढना चाहिए और कठोर नियम इससे संबंधित बनने चाहिए। दूसरी जो बात है वो है कि पर्यावरण से संबंधित ऐसे जहाँ पे जैव विविधता वाला क्षेत्र है वहाँ पे ऐसी कंपनियों को अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। कंपनियाँ जैसे कोई रेगिस्तानी इलाका है या फिर बंजर भूमि है, वहाँ पे कंपनियों को अनुमति मिलनी चाहिए। ऐसे इलाकों में अगर हम कोई कंपनियाँ लगाते हैं, खतरनाक कंपनियाँ लगाते हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुँचाती है, वन्य जीवों को नुकसान पहुँचाती हैं, हमारी वन संपदा को नुकसान पहुँचाती हैं, तो वो पर्यावरण के लिए तो खतरा है ही, वहाँ पे मानव जीवन भी खतरा में पड़ जाएगा। और ऐसे धीरे धीरे ख़त्म होता रहा तो एक दिन ये सारी की सारी जैव विविधता नष्ट हो जाएगी, और जैव विविधता को हम खो देंगे तो बहुत सारे वन्य जीवों की प्रजाति ऑटोमेटिकली लुप्त हो जाएंगी। अब देखो, हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जो यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनकी ओर बात कर लेते हैं। पहली बात तो आपको ये स्थान याद रखना है जहाँ पे ऐसी घटना घटी है, तो स्थान आपको तिनसुकिया जिला जो असम के अंदर है। दूसरी बात आपको याद रखनी है, ये घटना कब घटी, तो 9 जून 2020 को ये आगजनी की शुरुआत हुई और अभी भी आग लगी रही है। हो सकता है कि 10-15 दिन में इस पर काबू पा लिया जाए, ठीक है। तीसरी बात ये याद रखनी है कि कौन सी कंपनी यहाँ पे कार्य कर रही थी, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड जो भारत की एक कंपनी है, ऑयल इंडिया लिमिटेड, वो कंपनी यहाँ पे लगातार कार्य कर रही थी। तीसरी बात है कि ये जो घटनाक्रम हुआ है ये यहाँ पे कौन सा इसके पास में राष्ट्रीय उद्यान था, तो डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान। और डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान अगर पास में है तो आप समझ सकते हो कि जैव विविधता को कितना नुकसान हो सकता है। राष्ट्रीय उद्यान जो है ये असम के अंदर है और डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान में बहुत सारे वन्य जीव हैं और इसमें बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं और वो सारी की सारी कहीं न कहीं इससे प्रभावित हुई हैं। तो डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी चर्चा में रहा, ये आपको याद रखना है। साथ में असम का एक वेटलैंड इलाका भी है, आर्द्र भूमि क्षेत्र भी है इसमें असम के अंदर, तो वो भी आपको याद रखनी है कि कौन सा एरिया है। तो मटूरिन वेटलैंड जो एरिया है, आर्द्र भूमि क्षेत्र है, ये असम के अंदर है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मटूरिन आर्द्र भूमि क्षेत्र कहाँ पे है, असम के अंदर, ठीक है। रिफाइनरी यहाँ पे कौन सी लगी हुई है, तो डिगबोई असम के अंदर भारत में सबसे पहले रिफाइनरी लगाई गई थी, तो रिफाइनरी भी इसके पास में है, डिगबोई असम पास में ही पड़ता है। तो ये लगभग पास के क्षेत्र हैं और ये सभी क्षेत्र अभी चर्चा का विषय हैं। सभी क्षेत्रों में किसी न किसी बात को लेकर किसी न किसी प्रकार की यहाँ पे ये इसके साथ में जुड़े हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों का आपको विशेष याद रखना है। हो सकता है डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए। तो ये अभी लेटेस्ट जो है आपका जो करंट जीके है उसके अंदर ये ऐसे सवाल आपसे पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद।